Hi, welcome back on my and your favorite channel Max Safety at Raved. I am going to talk about reasons for maintaining and promoting good standards of health and safety. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या रीजंस हैं और क्या कारण हैं जो गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ और सेफ्टी को मेंटेन करना पड़ता है। तो इस पर ऑलरेडी हमारा 3 वीडियो आ चुका है। आज हम लास्ट वीडियोस और लास्ट जो इसकी रीजंस होती हैं उन पर हम बात करेंगे। इकोनॉमिक रीजंस एंड फाइनेंशियल रीजंस जो होती हैं उस पर हम बात करेंगे, यानी प्रोमोटिंग एंड मेंटेनिंग गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी में आपको मोरल, लीगल और सोशल रीजंस के बारे में बता चुके हैं। आज हम इकोनॉमिक रीजंस या फाइनेंशियल रीजंस की बात करेंगे कि इस रीज़न से भी गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करना चाहिए। द मोस्ट एम्प्लॉयर्स think of health and safety arrangements are an additional cost. Researchers shows that it is not true because such arrangements prevent us from many losses caused by accidents due to the absence of such arrangements. Accidents and ill health result in various direct and indirect cost. दोस्तों, बहुत सारे एम्प्लॉयर ये सोचते हैं कि हेल्थ और सेफ्टी का अरेंजमेंट करना ये एक एडिशनल कॉस्ट है या एडिशनल खर्चा है, अलग से एक खर्चा है, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हेल्थ और सेफ्टी के बारे में अगर ज़्यादा अरेंजमेंट करते हैं तो अलग से अतिरिक्त मेरा खर्च होता है कंपनी का। लेकिन बड़े बड़े जो शोधकर्ता हैं, बड़े बड़े जो रिसर्च करता हैं, रिसर्च करने वाले हैं, वो ये बताते हैं कि अगर आप गुड एंड स्टैंडर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी को अरेंज करते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस से बचा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉसेस से आप बच सकते हैं। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के होने के बाद जो कॉस्ट आता है वो कई टाइम्स ज़्यादा होता है इस बात से कि अगर हेल्थ और सेफ्टी को अरेंज किया जाए, यानी हेल्थ और सेफ्टी को अरेंज करने में जितना कॉस्ट नहीं आता है उससे कई गुना ज़्यादा कॉस्ट एक्सीडेंट होने के बाद जो उसके सारे प्रोसेस हैं उस प्रोसेस को पूरा करने में लगता है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने में लगता है। एक्सीडेंट्स एंड इल हेल्थ रिजल्ट इन वेरियस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है, जो परिणाम उसका आता है, तो अनेकों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। ऑलरेडी इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। देयर आर मेनी गुड रीजंस फॉर बिजनेस टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट बोथ फ्रॉम एन इथिकल एंड प्योरली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। हियर आर सम की पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। तो यहाँ कहना ये चाहते हैं कि हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट में जो इन्वेस्ट किया जाता है, जो खर्च किया जाता है, जो बजट लगता है, उसके पीछे बहुत सारे गुड रीजंस हैं। बैड रीजंस नहीं है, गुड रीजंस हैं, बेस्ट रीजंस हैं। और अगर इन रीजंस को देखें तो ये इथिकल भी है और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखें तो है, यानी कानूनी तौर पर तो है ही, नैतिकता के तौर पर तो है ही, सोशल रीजंस पर है ही, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो भी
गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट करना चाहिए और ज़रूरी है। वो ये है कि अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो कंपनी को अनेकों लॉसेस का सामना करना पड़ता है, कंपनी को बहुत बड़ा घाटा होता है, कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो देखते हैं यहाँ कुछ पॉइंट्स को। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कैन हेल्प रिड्यूस वर्कर्स कंपनसेशन कॉस्ट। सिंपल है कि अगर कोई भी वर्कर दुर्घटनाग्रस्त में अपने आप का कोई भी अंग को खो देता है या हेल्थ इंजरी होती है या किसी तरह का उनको ज़ख्मी या किसी तरह के उनके बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो वर्कर को उसके लिए कंपनसेशन देना पड़ता है। आगे का लाइन हम पढ़ के फिर एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस इज़ अ नेसेसरी एक्सपेंस फॉर any business, but it can be a significant financial burden. By implement health and safety management strategies, businesses can help reduce the number of workers compensation claims filed and associated cost. यहाँ सिंपल कहना ये चाहते हैं कि जब वर्कर किसी तरह के वर्क में वो इंजर्ड हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो इसके चलते इंश्योरेंस प्रीमियम भी काफ़ी महंगा हो जाता है, कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। दूसरी बात यह है कि जब वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा घायल होंगे, नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा घायल होंगे, अधिक से अधिक संख्या में वर्कर जब ज़ख्मी होंगे, तो अधिक से अधिक वर्कर अपने कंपनसेशन यानी मुआवजा के लिए दावा करेंगे, कंपनसेशन क्लेम करेंगे। और जब ज़्यादा वर्कर्स अपने कंपनसेशन क्लेम को फाइल करेंगे कोर्ट में जाकर, तो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। सपोज़ अगर किसी कंपनी के अंदर 100 वर्कर काम कर रहा है और हर मंथ उनके यहाँ 10 एक्सीडेंट अगर होता है, तो 10 वर्कर जब कोर्ट में जाकर अपने कंपनसेशन क्लेम करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी को बहुत बड़ा कंपनसेशन देना पड़ेगा और इस तरह से कंपनी काफ़ी लॉसेस में जाएंगी। अगर उसी चीज़ को अलग ढंग से हम देखें कि अगर उसी पैसे के कुछ हिस्से को अगर अच्छे हेल्थ और सेफ्टी को मैनेज करने में लगा देते तो शायद ये दुर्घटनाएं नहीं होंगी। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कैन बूस्ट एंड प्रोडक्टिविटी। इस पॉइंट को समझाते हैं कि एम्प्लॉयज़ हु फील सेफ एंड हेल्दी एट वर्क आर मोर प्रोडक्टिव। दिस इज़ गुड फॉर बिजनेस ऑपरेशन एंड बॉटम लाइन। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जब वर्कर अपने आप को सेफ फील करते हैं, हेल्दी फील करते हैं, यानी उसे ऐसा लगता है कि हम जिस वर्क इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं यहाँ किसी तरह का हैज़र्ड नहीं है, किसी तरह का रिस्क नहीं है, डेफिनेटली वो वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाकर काम करेंगे। और जब वर्कर अच्छे से काम करेंगे, मन से काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, तो प्रोडक्टिव भी क्या होगा, बढ़ेगा। और दिस इज़ गुड बिजनेस ऑपरेशन। और ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि रिड्यूसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क कैन हेल्प प्रोटेक्ट योर कंपनीज रेपुटेशन। डेफिनेटली कंपनी का अपना एक रेपुटेशन होता है, कंपनी का अपना एक इमेज होता है मार्केट के अंदर, उनका भी अपना एक जलवा होता है। डेफिनेटली अगर किसी कंपनी के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर इंजर्ड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर बीमार पड़ेंगे, तो वहाँ फिर वर्कर अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगे और इस तरह से उस कंपनी की बदनामी होगी जिस कंपनी में वो सारे वर्कर्स काम करते हुए घायल और इंजर्ड होंगे। नो बिजनेसेस वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद अ वर्क प्लेस इंजुरी और इलनेस। दूसरी बात अहम ये हो जाती है कि ऐसी कंपनी जिस कंपनी के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है या जिस कंपनी के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंजुरीज होती हैं, तो डेफिनेटली लोग उस कंपनी के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, उस कंपनी के साथ किसी तरह का भी पार्टनरशिप बनाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि समय समय पर दुर्घटनाएं होंगी, काम बाधा होगा,
कंपनी का रेपुटेशन नहीं होगा, उस कंपनी का अच्छा इमेज मार्केट में नहीं होगा और लोग उनके यहाँ से लेन देन नहीं करना चाहेंगे। बाय इन्वेस्टिंग इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, बिजनेस कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ सच इंसिडेंट्स एंड प्रोटेक्ट देयर रेपुटेशंस। तो डेफिनेटली अगर कंपनी बहुत ही ज़्यादा मतलब ना सोचकर अगर सिंपल ये सोचे कि नहीं हमारा वर्कर ही मेन है और वर्कर के मैन पावर से ही हम अपना काम चलाते हैं, मेरी कंपनी एक्चुअली मैन पावर ही है, तो मैन पावर को सेफ रखना हमारी प्रायोरिटी बनती है। तो डेफिनेटली अगर कंपनी ये सोचकर हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करेगा, उसमें खर्च करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है इसके तुलना में कि कंपनी को दुर्घटना के बाद जो कंपनसेशन देना पड़ता है, मुआवजा देना पड़ता है, तो इससे बिजनेस बहुत अच्छा होगा और इस तरह के जो इंसिडेंट हैं वो सारे इंसिडेंट रुकेंगे और उनका जो एक रेपुटेशन और इमेज है वो भी बचेगा। सिंपल ये कह सकते हैं इस पूरे पैराग्राफ का मतलब कि अगर कंपनी अपना रेपुटेशन को बचाना चाहती है, कंपनी अपना इमेज को बचाना चाहती है और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा है ना छोटी छोटी कंपनियां, रिटेलर्स, होलसेलर्स उनके साथ जुड़ें और उनका मार्केट में एक नाम हो, इमेज हो, तो डेफिनेटली उनको हेल्थ और सेफ्टी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना होगा और हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो भी रिस्क हैं उनको रिड्यूस और कम करना होगा। आगे बात करेंगे, इन्वेस्टिंग इन हेल्थ एंड सेफ्टी कैन हेल्प अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉयज़। Employees want to work for companies that care about their safety and well-being. Definitely कोई भी वर्कर ये चाहता है कि हम ऐसी कंपनी में काम करें जो कंपनी हमारे बारे में, हमारी सेफ्टी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचती है और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखती है। डेफिनेटली अगर हेल्थ और सेफ्टी में कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसके तरफ एम्प्लॉय अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित होंगे और ऐसी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर काम करना भी चाहेंगे। बाय इन्वेस्टिंग इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, बिजनेसेस कैन शो देयर एम्प्लॉयज़ दैट दे आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग अ सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस। डेफिनेटली कोई कंपनी अगर हेल्थ और सेफ्टी में इन्वेस्ट करता है, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर कंपनी काफ़ी जागरूक है, काफ़ी कमिटेड है, तो डेफिनेटली वर्कर ऐसे कंपनी के अंदर अपने आप को सेफ फील करते हैं और ऐसे कंपनी के अंदर वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना भी चाहते हैं। दिस कैन हेल्प विद एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। और इस तरह से जो वर्कर्स लोग वहाँ काम करेंगे और काम करने के लिए आएंगे तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। कोई भी वर्कर सैलरी भले कम लगेगी लेकिन अगर वहाँ सेफ्टी को देखेगा कि नहीं इस कंपनी के अंदर सेफ्टी एंड वेलबींग काफ़ी अच्छी है और ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ और सेफ्टी को नज़र में रखती है, तो डेफिनेटली उस कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर काम करना पसंद करेंगे। Implementing health and safety management strategies can save your money in the long run. While there is an initial investment required to implement health and safety management strategies, business can save money in long run, reducing workers' compensation cost, boosting productivity and protecting their reputation. सिंपल यहाँ कहना ये चाहते हैं कि अगर हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए तो डेफिनेटली कंपनी का बहुत बड़ा बचत होगा, कंपनी को बहुत बड़ा लाभ होगा। सिंपली कहना या ये चाहते हैं कि अगर किसी कंपनी के यहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट ना हो, ज़्यादा इंजरीज ना हो, वहाँ के वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो डेफिनेटली उस कंपनी के विरुद्ध कंपनसेशन क्लेम नहीं होगा। जब कंपनसेशन क्लेम नहीं होगा तो कंपनी की काफ़ी बचत होगी। सपोज़ दो कंपनी है, एक कंपनी में 100 वर्कर्स काम करते हैं, एक कंपनी में भी 100 वर्कर्स काम करते हैं। एक कंपनी में एक भी दुर्घटनाएं महीने में नहीं होती है और एक कंपनी है जिस कंपनी के यहाँ हर महीने 10 एक्सीडेंट होती हैं, जिसमें से 5 लोग कोर्ट चले जाते हैं अपने कंपनसेशन क्लेम को लेकर। डेफिनेटली अगर हर महीने 5 वर्कर अपने कंपनसेशन क्लेम को लेकर कोर्ट जाएंगे
और अगर सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन हो जाए और अगर कंपनी को प्रत्येक वर्कर को 5-5 लाख भी अगर कंपनसेशन देना पड़े तो 25 लाख रुपया उनका यूं ही चला जाएगा। तो डेफिनेटली अगर हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको अच्छे से मैनेज करेंगे, तो शायद उतना रुपया खर्च नहीं होगा जितना उनके कंपनसेशन क्लेम में होता है। An organization can enjoy the economic benefits due to the highly motivated workforce that may increase the rate and quality of product and services। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि कंपनी को एक दूसरा बेनिफिट्स ये होता है कि जिस कंपनी के वर्कर्स हाईली मोटिवेटेड हूँ, मतलब बहुत अच्छे से मोटिवेटेड हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्कर्स अपने आप को सेफ फील करते हूँ, वेल बीइंग फील करते हूँ, डेफिनेटली वहाँ का जो वर्क रेट एंड वर्क क्वालिटी जो होगा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। यानी वहाँ वर्कर मन से काम करेंगे, दिल से काम करेंगे और कंपनी को अपनी कंपनी समझेंगे और वहाँ किसी तरह का डर नहीं होगा। और जब वहाँ वो इस लेवल पे जब वो काम करेंगे तो जो वर्क रेट एंड वर्क क्वालिटी है, प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट रेट जो है और सर्विसेज हैं वो काफ़ी इंक्रीज होगा, काफ़ी बेहतर होगा। कॉम्पिटिटिव एज बाय मेंटेनिंग द इमेज एंड रिपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद स्टेक होल्डर्स एंड लो स्टाफ टर्नओवर रेट। और यहाँ कहना ये चाहते हैं कि इस तरह से जब कंपनी के अंदर मेंटेनेंस किया जाएगा, गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर से भी बहुत अच्छा रेपुटेशन बनेगा, इमेज बहुत अच्छा क्रिएट होगा। दूसरे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं ऐसी कंपनी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कंपनी के यहाँ अपना जो है ख़रीदो फरोख्त करना चाहेंगे और लो स्टाफ टर्नओवर रेट होगा। स्टाफ टर्नओवर रेट क्या होता है हम आपको बता दें। यानी अगर जब कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटनाएं होंगी तो वर्कर इंजर्ड होने के बाद क्योंकि वो अब्सेंट होना शुरू करेंगे, और जब वो अब्सेंट होना शुरू करेंगे, सपोज जब एक कंपनी के अंदर 100 वर्कर काम कर रहे थे जिसमें 10 वर्कर उनका घायल हो गए इस मंथ में और वो बेड पर चले गए, डेफिनेटली अब 10 वर्कर जो घट गए हैं कंपनी में तो वो 10 वर्कर उनको लाना होगा। तो इस तरह से जो बार बार वर्कर बदलते हैं या वर्कर बार बार छोड़ के चले जाते हैं, अपने आप को अनसेफ फील करते हैं या ज़्यादा कंपनी हेल्थ और सेफ्टी को लेकर कमिटेड नहीं होते हैं, तो ऐसी कंपनी के यहाँ वर्कर ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं और वो चले जाते हैं। जब चले जाएंगे तो कंपनी को दूसरा फिर वर्कर को हायर करना होगा, तो स्टाफ टर्नओवर रेट इससे क्या होगा, लो होगा। यानी वर्कर अब इस कंपनी को छोड़ना चाहेंगे नहीं, वर्कर इस कंपनी को छोड़ के जाना चाहेंगे नहीं, तो कंपनी को फिर दोबारा कोई दूसरा वर्कर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं होगी। कॉस्ट एवोडेंस ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, हायरिंग लीगल सर्विसेज टू फेस द प्रोसिक्यूशन इन कोर्ट, हायरिंग एंड ट्रेनिंग, रिप्लेसमेंट स्टाफ, remedial actions or repair of plant equipment and location, and reduction in insurance premiums help secure favorable insurance terms। ये बहुत ही अहम पॉइंट है मेरे फ्रेंड्स, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कोर्स से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट को क्या करें, हम इम्प्लीमेंट करें। क्यों? वो इसलिए कि अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है कि उस कंपनी के ख़िलाफ़ कोर्ट में FIR दायर हो जाए, उसके ख़िलाफ़ अदालत में केस चले। जब अदालत में केस चलेगा, कोर्ट में जब केस चलेगा, तो डेफिनेटली कोर्ट में केस को लड़ने के लिए, अपने डिफेंस के लिए उनको वकील हायर करना होगा, एडवोकेट हायर करना होगा, उसमें भी खर्च चाहिए। वकील तो यूं ही आएंगे नहीं, आप सबको पता है कि एक अच्छे वकील का क्या चार्ज होता है आज के डेट में। हायरिंग एंड ट्रेनिंग, रिप्लेसमेंट स्टाफ, जब वर्कर इंजर्ड हो जाएंगे
इंजर्ड होने की वजह से वर्कर बेड रेस्ट पे चले जाएंगे तो कंपनी को अब उस खाली जगह को भरने के लिए, उस वर्कर की जगह दूसरे वर्कर को लाने के लिए फिर एक उनको नए वर्कर को हायर करना होगा। और जब नया वर्कर आएगा तो वो फिर नए होंगे, कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस उनको पता नहीं होगा, वर्क के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो फिर उनको ट्रेनिंग देनी होगी। इन सब में खर्च है। रिमीडियल एक्शन और रिपेयर ऑफ प्लांट, यह कहना ये चाहते हैं कि अगर किसी तरह का दुर्घटना के दौरान अगर कोई मशीन इक्विपमेंट वो डैमेज हो जाता है तो उसको फिर रिपेयर करना होगा, उनको सुधारना होगा। वर्कर जो इंजर्ड हुए हैं उनका ट्रीटमेंट करना होगा, उनके पीछे खर्च होगा। एंड लोकेशन एंड द रिडक्शन इन इंश्योरेंस प्रीमियम हेल्प सिक्योर फेयरेबल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर ये सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो बेस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्लीमेंट करना होगा। और जब बेस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड मैनेजमेंट अगर किसी कंपनी के यहाँ होगा तो उस कंपनी को एक फेयरेबल इंश्योरेंस टर्म भी मिलेगा, यानी कम पैसे में बेहतरीन उनको इंश्योरेंस प्रीमियम भी मिलेगा। तो कहना ये चाहते हैं कि कंपनी अगर फाइनेंशियल लॉस से बचना चाहती है तो डेफिनेटली उनको हेल्थ और सेफ्टी को लेकर काफ़ी कमिटेड होना होगा। और अगर कंपनी के यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं तो उनको बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ता है। समरी में इन्हीं बातों को दिखाया गया है कि एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ रिजल्ट्स इन वेरियस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, कि दुर्घटनाएं होती हैं तो दो तरह के परिणाम सामने निकल के आते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट के रूप में, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट में। ऑलरेडी वीडियो है, आप देख लेंगे। सम ऑफ द कोस्ट कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड मोस्ट कैन नॉट बी इंश्योर्ड। और बताते हैं कि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोस्ट हैं तो ये कोस्ट हमारे कभी कभी इंश्योर्ड होते हैं। इंश्योर्ड का मतलब जिसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और कुछ हमारे ऐसे होते हैं कि अनइंश्योर्ड होते हैं जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। टू प्रिवेंट सच फाइनेंशियल लॉसेस एंड डैमेज टू द profitability of an organization, it is required to manage health and safety to avoid accidents and ill health। अगर कोई कंपनी चाहती है कि इस तरह से फाइनेंशियल लॉसेस से बचें, इस तरह के डैमेजेस से बचें और उनकी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे, तो डेफिनेटली हेल्थ और सेफ्टी को अच्छे से मैनेज करना होगा। स्टैंडर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी को लागू करना होगा साइट पर, जिससे एक्सीडेंट और इल हेल्थ से बचा जा सकता है। जब एक्सीडेंट होगा ही नहीं तो मोरल, फाइनेंशियल, सोशल और लीगल ये सारे जो हमारे अल्टीमेटम होते हैं दुर्घटना होने का, ये सबसे इजीली बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट्स होता है या किसी तरह का आपको सजेशन देना है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।